जय हिंद साथियों, जैसे कि देख सकते हैं कि आपने को पता होना चाहिए कि सीटेट लगभग 24 दिन चला है एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्टों में। तो कोई लोग कहते हैं कि मॉडरेट आया है, इजी आया, हार्ड आया, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इस पेपर को आप देखेंगे और 24 दिनों में आप आकलन कर सकते हैं कि आपके लिए कैसा पेपर है। क्योंकि कभी कल होता है कि जो आपके लिए कठिन था वो आपको पेपर में आया नहीं, जो ईजी था वो आ गया। कभी कल आगे पीछे भी हो जाता है, क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में ये परेशानी होती है। तो चलिए देखते हैं, ये भाग 2 है सीटीपी का। 25 जनवरी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था पेपर 1 का मॉर्निंग शिफ्ट में, उसका मान के चलिए वीडियो है और ये आंसर की पे आधारित था। और जहाँ तक संभव है कि जिसमें डाउट होगा तो हम क्लियर कर देंगे। लेकिन 15 प्रश्न भाग 1 में पढ़ाए थे, वहाँ एक भी डाउट नहीं था। तो चलिए देखते हैं भाग नंबर 2 में। अगर आपने सीटेट को अगर अच्छा स्कोर नहीं किए हैं तो ये आपके लिए वीडियो आसानी होगी, क्योंकि बाद में तो ऐसे पढ़ना ही है। तो चलिए देखते हैं। और ज़रूरी है कि आप कितना ला सकते हैं, मतलब इसको देखकर दोनों मैंने देख लीजिएगा वीडियो, आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने फर्स्ट वीडियो देखने को मिल सकता है। आपका रिस्पॉन्स जो है काफ़ी बेहतर है, अच्छा है और इसको अच्छे समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला 16वां प्रश्न होगा, क्योंकि 15 प्रश्न यहाँ करा चुके हैं। और अपना वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे, लगभग 360 डिग्री पिक्सल पे कर लेंगे, या हो सकता है तो डाउनलोड कर लेंगे। क्योंकि इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो आपका लो क्वालिटी पे है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पहले हम बता दिए हैं, क्योंकि डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ये हेल्प करने वाला है। ये बाइलिंगुअल है, जो आपको हिंदी में समझ में आए तो आप इंग्लिश देख सकते हैं, पॉज करके जरूर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों को सफल समावेशन के लिए, तो कह रहा है कि जो जिसको मान के चलिए वंचित वर्ग कौन है। वंचित वर्ग मान के चलिए SC ST जो कास्ट है, या प्रथम पीढ़ी के जो लोग पढ़ने जाते हैं, विकलांग सब है, उसको हम वंचित वर्ग कहते हैं। जी हाँ, तो उसको माने समावेशित करना जरूरी है ना। तो उसको क्या करना है, सो बात पूछ रहा है। तो समावेशन है तो क्या करना जरूरी है, तो देख लीजिएगा। सबसे जरूरी इसका होता है उचित समायोजन। तो राइट आंसर आपको जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर 16 का आपका थर्ड हो जाएगा। ये नो डाउट है, 16 का थर्ड हो गया। आप इसका खुद भी देख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी करना है आप जैसे करेंगे इसको जरूर रेगुलर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स अंडरलाइन फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन्स। निम्न में से किस सिद्धांत का समावेशन की विचारधारा पर आधारित है ना। किस सिद्धांत पर समावेशन, देखिए समावेशन किस सिद्धांत पे है। तो कोई लोग कह देंगे कि नहीं, सबको एक समान दे दिया जाए। मान के चलिए कोई बुद्धिमान है तो उसको नॉर्मल काम कैसे दे, और जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको हार्ड काम या बहुत सूक्ष्म वाला काम, साइंटिस्ट वाला काम कैसे दे सकते हैं। एक जैसा तो नहीं दिया जा सकता। कोई प्रोफेसर बना है, कोई छोटा टीचर मतलब नॉर्मल टीचर है, तो उसको पैसा कैसा दिया सकता है। तो कहा है कि समता करना है। क्या करना है? समता, समानता नहीं करना। अगर समानता हो जाता तो सबके लिए इक्वलिटी हो जाता है, एक जैसा है ना। तो मान के चलिए आपका भी मान के चलिए कुछ एक ही जैसा सब कुछ मिलने लगे। कोई मान के चलिए प्रोफेसर साहब तो उसको 80,000 का महीना मिला, किसी कम है तो उसको 30,000 के। तो भाई यही है कि इसको रखा है कि समता रखना है ना, इक्विटी रखना है। ये नहीं कि समानता करना है। ये पक्षपात अलगाव तो करना ही नहीं है। ये तो समानता का मतलब हुआ कि इक्वालिटी, एक जैसा बराबर देखना। ना कैसे देख सकते हैं, सब एंगल से कैसे देख सकते हैं। महिला का कुछ अलग जरूरत है, पुरुष का कुछ अलग जरूरत है। उसके लिए कुछ हिसाब से छुट्टी, जैसे स्कूलों में देखते हुए कि महिलाओं का जो शिक्षिका है उसको कुछ स्पेशल छुट्टी भी दी जाती है। तो उसके लिए जरूरी जो होता है उसको हमको उपयोग करना है। राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए देखेंगे। और कह रहा कि अवधान न्यूनता अति सक्रिय मान क्रियाशीलता है ना। अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता है, विकार से जूझने वाले थी। ये ADHD की बात है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। कुछ है कि आपको इंग्लिश में ही समझने में बेहतर होती है, कभी हिंदी में समझने में बेहतर होती है। तो अब जैसे चलिए, विकार से जूझते विद्यार्थियों निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है। तो जिसको ADHD हो तो उसका कौन सा अभिलक्षण देखने को मिलेगा, है ना। तो देखिए क्या, उच्च स्तरीय तौर पर व्यवस्थित होना, ये कैसे बात है ना। तो ये सब मान के चलिए आकुल होना, ये चीज़ जो लिखा है, निम्न से कौन सा विलक्षण अक्सर होता है। तो आकुल होना। रेस्टलेस का मतलब ये होता है कि बच्चा किसी एक काम का सही से नहीं कर पाता है, वो हमेशा बदलता है। मान के चलिए उसको समझने सोचने सब कुछ अच्छा रहता है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन एक काम को वो नहीं कर सकता है, किसी चीज़ को सुन भी सकता है, लंबे टाइम तक देख भी सकता है। ये इसमें है कि अवधान नीति मैंने बार बार करता है काम, मतलब कभी ये काम कर लिया अच्छा से कर सकता है, लेकिन हमेशा बदलता है। मैंने देख सकते हैं अति क्रियाशीलता है। देखिए जो भी कॉन्सेप्ट है वो अलग चीज़ है, लेकिन इसका राइट आंसर आपको जो देखने को मिलेगा, तो राइट आंसर आपको बता दी है कि राइट आंसर आपको हो जाएगा आकुल होना। तो राइट आंसर हो गया रेस्टलेस। तो राइट आंसर 18 का आपका 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 19 पे देखते हैं। कहा सृजनात्मक विद्यार्थियों के बारे में निम्न से क्या सही है। अब सृजनात्मक पूछ दिया, अब क्रिएटिव स्टूडेंट पूछ दिया है ना। क्रिएटिव आर लाइकली टू, मतलब कैसे विद्यार्थी में पाया जाएगा, से आपसे पूछा है। तो राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर है वे नवीन और मूल विचार
सुझाते हैं। जी हाँ, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं कुछ नया इनोवेटिव रहते हैं और ओरिजिनल कुछ है ना मूलभूत बातें विचार सुझाते रहते हैं, खोजते रहते हैं। तो राइट आंसर इसका सेकंड हो गया। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अब कह रहा है कि स्वलीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करता है। देखिए ये आपको माने जो आपका क्या होता है इसको, जो भी प्रॉब्लम आपको होती है तो मैंने आपको नहीं बल्कि बच्चों में जो होता है वही डिसऑर्डर की बात इसमें की गई है। दोनों डिसऑर्डर बहुत हेवी डिसऑर्डर पूछा है और लगभग शिफ्ट में पूछा है। सिर्फ प्रश्न पूछने का तरीका बदला है, ऑप्शन बदला है, लेकिन प्रश्न अधिकतर ADHD और ऑटिज्म, इसको ऑटिज्म कहते हैं। स्वलीनता जैसे लिखा हुआ है यहाँ ऑटिज्म कॉज करा। स्वलीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है। जी हाँ, जो स्वलीन बच्चे होते हैं अपने बातों को कहीं भी मान के चलिए कम्युनिकेशन करने में बहुत दिक्कत होती है, समाज से आपस में बात करने में कहीं बच के रहना चाहता है, ये तो है ही। फिर भी लिखा कि फिर भी स्वलीनता से माने जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है। मान के चलिए कुछ ऐसा बच्चा आ जाए, आप सोचिए कि हमसे बात ही करे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वो तो कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाएगा, दूसरा बच्चा से बात करे तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन कुछ उसमें खास होता है, तो देख लीजिएगा कि अपनी भावनाओं का सटीक संप्रेषण तो करता नहीं। जब कम्युनिकेशन सही से नहीं करेगा सटीक संप्रेषण कैसे कर सकता है। संज्ञानात्मक नम्यता, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी कैसे हो सकता है ना, जब बात उचित करता तो संज्ञानात्मक नम्यता, यहाँ तो इनफ्लेक्सिबिलिटी है ना। तो आपको जो ये यहाँ देख सकते हैं कि आपका गलत ये भी है, ये भी गलत है। अगर सामाजिक परिस्थितियों का सही विवेचन, तो देखिए सामाजिक कैसे कर सकता है, इंटरप्रिटेटिंग सोशल सिचुएशन करेक्टली, है ना। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर जो आपको हो जाएगा वो हो गया व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण। करा कि जो बच्चे होते हैं मतलब रिटेनिंग एक्सटेंसिव फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इसके पास ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होता है, उसका हमको उपयोग करना है क्योंकि वो रख सकता है, ये चीज़ है ना। ये मान के चले कोई जरूरी पढ़ेगा बहुत अच्छा है ना, लेकिन ये बातचीत करने में आपस में इंटरेक्शन करने में इसको थोड़ा परेशानी होती है। इसलिए जानकारी बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं हो सकता है, ये लंबा लंबा चीज़ भी पढ़ सकता है, टिक कर रह सकता है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन इसमें कम्युनिकेशन वाला दिक्कत होता है। तो राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को किस पर बल देना चाहिए, है ना। तो देखिएगा कि इसका प्रश्न जो आप समझ चुके हैं, इसका जो प्रश्न होगा राइट आंसर उत्तर जो होगा वो हो जाएगा रिलेटिंग कंटेंट विथ रियल लाइफ कंटेक्स्ट। तो ये पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए दिया जाना चाहिए। तो अर्थपूर्ण हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका 21 हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं, निम्न से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है। तो यह कमतर आंकने की बात की गई है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपको देखने को मिलेगा, खोजी अधिगम अच्छा है, सहयोगात्मक अधिगम भी अच्छा है, सहज अनुमान लगाना, ये इंट्यूटिव गेसिंग भी अच्छा होता है। निष्क्रिय नकल, देखिए ये निष्क्रिय नकल तो पहले बार देखिए प्रश्न हमेशा पूछा है तो ये ऐसा ही गलत हो जाएगा। आप पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड मारेंगे भी फिर भी आपको सही निकल जाएगा कि यहाँ आपको सारे पॉजिटिव है। कमतर आंकने का मतलब है निष्क्रिय नकल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के देखेंगे, इसको आप देख लेंगे दोनों भाषा में, हम थोड़ा जूम कर देते हैं, इसको आप खुद से भी देख सकते हैं। चलिए आप दोनों में देख लीजिए, इंग्लिश में आप देखना चाहते हैं देख लीजिए। चलिए आप हिंदी में थोड़ा कोशिश करते हैं, इसको समझाते हैं। प्रश्न है, प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न संख्या को आप कितना प्रश्न संख्या देख लीजिए थोड़ा ज़रा। प्रश्न संख्या 23 है, इस प्रश्न संख्या 23 को आप देखेंगे, खुद भी पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा समझने की पूर्णतः कोशिश करेंगे क्योंकि ये लेवल अच्छा खासा है। और आप कैसा प्रश्न होगा ये खुद भी समझने की कोशिश पूर्णतः करेंगे। थोड़ा प्रश्न के एडजस्टमेंट कर लेते हैं जिससे कोई सुविधा हो। हाँ देखिए, करा कि किसी नए संप्रदाय को पढ़ाने के समय एक अध्यापक को विद्यार्थी को पूर्व ज्ञान, देखिए पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। जी हाँ, कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो उसको पूर्व ज्ञान के प्री नॉलेज को हमको यूज करना ही होता है और ये तो पूर्व ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कथन बहुत अच्छा दिया है। अब तर्क देखते हैं, रीजन्स क्या दिया है। अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है। जी हाँ, ये कह रहा है कि अगर पूर्व ज्ञान से जुड़ते हैं तो अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी से असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए असंबंधित खंडों में प्रस्तुत किया जाता है तो अधिगम अधिक प्रभावशाली, तो ये सही बात है, लेकिन असंबंधित खंड के बारे में लिख दिया है तब तो भाई गलत हो जाएगा। ये सही है कि एक सही है ना, बी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए सही है और आर गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका देखेंगे तो राइट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। तो 23 का राइट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा क्योंकि असंबंधित खंड मतलब देखिए इसका आप इंग्लिश में देखेंगे तो थोड़ा कुछ समझ में आपको आ जाएगा। तो चलिए इंग्लिश में देखते हैं। देखिए चंकिंग जो होता है, चंकिंग आप लोग जानते हुए जैसे कि मोबाइल नंबर होता है, उसको जब हम टुकड़े में तोड़ते हैं कुछ भी रहता है
तो जब हम चंकिंग का उपयोग करते हैं तो ये उपयोगी है, लेकिन डिसकनेक्टेड चंकिंग लिख दिया है तो गलत हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से राइट आंसर इसका मतलब जुड़ना चाहिए, बल्कि असंबंधित खंड लिख दिया है तो इससे गलत हो गया। तो प्रश्न में देख सकते हैं शुरू में अच्छा दिया, लेकिन बाद में इसको कुछ ऑप्शन घुमा फिरा दिया है। तो चलिए प्रश्न नंबर 24 का देखेंगे। अधिगम की प्रकृति कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते हैं, लर्निंग इज क्या है, एक्टिव है और सोशल है। तो राइट आंसर इसका एनसीएफ से डायरेक्ट भी प्रश्न आ गया है ये, लेकिन घुमा के थोड़ा आया है। चलिए देखते हैं, इसका भी आप इंग्लिश देख लेंगे, समझ लेंगे, थोड़ा आप कोशिश करेंगे। चलिए हम हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 25 है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या है। अब कह रहा है कि निम्न में से कौन सी युक्तियाँ समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है ना। तो इस स्मृति सहायक विधियाँ जो होती है, जैसे कि मान के चलिए बेजानी पिनाला, शॉर्टकट किसी चीज़ को हम नाम याद करते हैं, है ना। तो स्मृति सहायक विधियाँ होती है, जैसे कि जो इंद्रधनुष होता है 7 रंग का, उसके याद करने के लिए बेजानी पिनाला भी एक है। उसके बाद इंग्लिश में विग्योर है कि कुछ इसी तरीका है। अन्वेषण करना तो बेहतर है, ये अन्वेषण खोज करना ये तो बहुत अच्छा है। और कलन विधि एक तरीका है, जी हाँ प्रभावशाली विधि है। लेकिन देखिए प्रतीकात्मक स्थिरता, फिक्सेशन है, स्थिरता की बात जब कर दी, स्टैटिक्स रहे एक जंग, तो ये गलत हो जाएगा। एक जंग तो स्थिर कोई चीज़ हो ही नहीं, चाहे कि उसी विधि से कीजिए, वही स्थिर विधि फिक्स विधि कीजिए, तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ जो आपको ऑप्शन है देख सकते हैं, ऑप्शन आपको थर्ड गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि आपको 1 और 2 एकदम सही लग रहा है, तो 1, 2 ऑप्शन देख लीजिए, थर्ड कैंसिल कर दीजिए। थर्ड इसमें भी है, काट दीजिए। थर्ड इसमें भी है, काट दीजिए। थर्ड इसमें भी है, काट दीजिए। तो आपको 1, 2, 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 का। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं और इसको हम हिंदी में कोशिश करेंगे थोड़ा समझाने का। चलिए इंग्लिश में आप पॉज करके समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हिंदी में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर जो आपको हो गया ये 26 क्वेश्चन नंबर है। देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन को समझने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये तो अच्छा बात है, अपना क्या विचार है कुछ समझ होगा, चाहे वह विचार भ्रांतियाँ ही क्यों न हो। जी हाँ, शुरू में जो मिसकॉन्सेप्शन होता है, जो उसका डाउट होता है, या कुछ भी किसी के प्रति, है ना, आकाश के प्रति, जल के प्रति, या किसी भूत प्रेत के प्रति जो उसका समझ है या मिसकॉन्सेप्शन है, हो सकता है वो आपके लिए सही ना हो, लेकिन उसका विचार तो वही है। तो उसको विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि अब बताओ, इसे आप पता चल सके कि बच्चा सोचता कैसे है। अब तर्क है कि भ्रांतियाँ विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती है। वाह, कितना अच्छा लगा, सहज है, स्वाभाविक है, नेचुरल होता है, जो अधिगम प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। तो अब इतना कैसे हो सकता है। अब देखिए कथन और निष्कर्ष में तर्क में उत्तर कैसे देंगे। देखिए इस पर बात कही कि अध्यापक को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, है ना, चाहे भ्रांतियाँ ही क्यों ना हो, है ना। तो देखिए विचार साझा करने की बात की गई है और भ्रांतियों के बारे में अंत छोड़ा था, भ्रांतियों के बारे में ही चर्चा की गई है ना। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जिस चीज़ को छोड़ा उसी से शुरू किया और वो पॉजिटिव है। तो इसमें देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ए और आर दोनों सही है, तो 100% है, और जो रीजन है वो एजर्सन का सही व्याख्या कर रहा है। तो राइट आंसर आपको देखने को मिल गया फर्स्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए कि संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। तो आप 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 27 का राइट आंसर जो आपको हो जाएगा वो संतुलित उत्साह, भागीदारी और अधिगम को बढ़ावा देना। जी हाँ, यहाँ राइट आंसर आपको सेकेंड हो जाएगा, बाकी गलत है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से राइट आंसर इसका सेकेंड हो गया। देखिए चर्चा करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बस आपको देखना है, खुद से भी पॉज करके आप समझ सकते हैं। खाली क्वालिटी आपका वीडियो का अच्छा होना चाहिए। कि विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। देखिए तो इसका राइट आंसर होगा मास्टरी ओरिएंटेड, है ना, महारत उपमुखी, माने उन्मुखी, है ना। ये परफॉर्मेंस उन्मुखी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, इजीली आप इसको सोल्व कर पाए होंगे क्योंकि इस चीज़ को आप समझते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, वो कहा कि अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है ना। अब कौन सी प्रभावित करता है ये भी समझना है, जबकि डैश नकारात्मक। अब इसमें पॉजिटिव खोजना है ये चीज़ कि इसमें कौन पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव खोजना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। देखिए थोड़ा ये नेगेटिव निष्क्रिय नकल, ये सकारात्मक नहीं हो सकता, काट दीजिए, है ना। चलिए अब संकल्पना मानचित्र नकारात्मक सेकंड में नहीं हो सकता, ये काट दीजिए, है ना। ये अनुसंधान सकारात्मक नहीं हो सकता, काट दीजिए, नकारात्मक नहीं हो सकता, सकारात्मक है। और देख लीजिए कि समालोचनात्मक चिंतन, ये तो मान के चलिए सकारात्मक है, तो नकारात्मक नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन थ्रू भी बच रहा है कि 4, स्कीमा सक्रियता और अधिगम असक्तता। तो स्कीमा एक्टिवेशन जो होता है किसी चीज़ के, जो हमारे सोच समझ बनता है स्कीमा में, जैसे कि जिन पियाजे अनुसार है,
और ये क्या होता है कि नेगेटिव हो जाएगा, लर्न हेल्पलेसनेस, है ना। तो राइट आंसर इसका 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, करा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस NEP से प्रश्न आ ही आया है, किस प्रकार शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती है। तो जानती है कि अधिगम केंद्रित है ना, अधिगमकर्ता केंद्रित। अधिगमकर्ता केंद्रित कौन होता है, लर्नर सेंट्रिक, है ना। लर्नर सेंट्रिक का मतलब है विद्यार्थी केंद्रित, यही तो राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 30 का 3rd हो जाएगा। अब देखिए कि आपको जो भी अगर हो सकता है मिस से कुछ गलत टिक लग गया होगा, अभी तक जितने भी आंसर की जारी हुआ उसमें हमको लगता है 100% सभी आंसर सही है, थोड़ा भी डाउट नहीं है। आप जरा ये बताएंगे कि आपके लिए पेपर ईजी था या मॉडरेट था, इसको ज़रूर भी पॉज करके बोला ज़रूर समझेंगे, क्योंकि आपको हेल्प भी हो जाएंगे। तो ये 25 जनवरी का था, तो देख सकते हैं, इसका एनालिसिस तो नहीं कर सकते लेकिन खुद भी समझ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।